जहां पर आज सुबह हमने तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखा था। कल यहां पर करीबन 8% की बढ़त थी। एमसीएक्स में कच्चे तेल में कल यहां पर सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन WTI क्रूड में आज एक्सपायरी है और उससे पहले हमने अच्छी खासी बढ़त यहां पर बनते हुए देखी है। आपकी स्क्रीन पर करीबन $32.5 के भाव 2.5% की तेजी वहां पर है और भारतीय बाजारों में भी करीबन 1% की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार। सोने चांदी पर अगर नजर डालें तो यहां पर उठापटक के साथ कारोबार है, लेकिन इस हफ्ते में अब तक हमने गेंस यहां पर लगातार बनाए हैं। रुपए की गिरावट का फायदा भी यहां पर सोने में देखने को मिला है और उस वजह से आप देख सकते हैं कि 46,700 के लेवल्स के आसपास यहां पर कारोबार है। इस हफ्ते हमने चांदी में आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है, लेकिन उस बढ़त के बाद आज यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली है। चांदी के बारे में यूजली कहा जाता है कि चांदी 70% इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल मेटल है, और क्योंकि मेटल्स में आज मुनाफा वसूली है उसका असर हमने यहां पर चांदी पर भी आते हुए देखा है। तो आधे % की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और उसका असर हमने यहां पर भारतीय बाजारों में भी पड़ते हुए देखा है। मेटल्स में जैसे हमने आपको बताया कि कल की तेजी के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली है। कल देर रात न्यूयॉर्क सेशन में करीबन 2 से 3% की बढ़त यहां पर सभी मेटल्स में देखने को मिली थी, वो उसके बाद यहां पर ठहर नहीं पाई है। काफी फ्लैट कारोबार एल्यूमिनियम और निकल में और मुनाफा वसूली कॉपर और लेड में आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ बने हैं SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और Stayven.com के दीपेन शाह। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। दीपेन, आपसे शुरुआत करेंगे। आपकी आज की टॉप पिक्स कहां हैं? जी, गुड आफ्टरनून। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। टॉप पिक्स में हम RM सीड जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है उस पर बाइंग की सलाह देंगे। 4264 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। 4196 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड 4350 360 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सेकंड, कॉटन एंड सीड केक में इस गिरावट में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी लग रही है। थोड़ी और डिप्स आती है और अगर प्राइसेस 1960 के आसपास आते हैं जो कि यहाँ से और 2% गिरावट पे है तो वहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस 1900 के नीचे होगा एंड ऑन द हायर साइड हम फिर से 2050 टू 2100 के प्राइसेस को स्केल होते हुए देख सकते हैं। खरीदारी की राय यहाँ पर खाने के तेलों में है, कोकोड ऑयल में भी यहाँ पर बढ़त की उम्मीद है। प्रियांक, आप कहाँ देखते हैं, कहाँ नज़र है आपकी, और स्पेशली कच्चे तेल में क्या रुझान नज़र आता है? आपके आज के टॉपिक्स क्या हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, आज टॉपिक्स हमारी दोनों ही बेस मेटल्स में न रहेगी। हमने देखा है कि कुछ ट्रैक्शन दिखा है सारे बेस मेटल्स में, लोअर लेवल से खरीदारी दिखी है। तो कॉपर हमारा बेट रहेगा। कॉपर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 408 के आसपास बाई किया जा सकता है। 398 स्टॉप लॉस रहेगा। 425 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक निकल रहेगी। 927 के आसपास बाई किया जा सकता है। 901 स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 965 के रहेंगे। जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, क्रूड में भी हमने देखा है कि लोअर लेवल से काफ़ी आज अभी WTI $30 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से मे बी अराउंड और $2 से $3 33-35 ये रेंज ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में जून कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 2500 2520 ये लेवल्स के आसपास तक एक बार रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर मेटल्स में आगे देखने को मिल सकती है। प्रियांक, आपको कच्चे तेल में क्या लगता है, क्योंकि पिछली एक्सपायरी के कंपैरिजन में ये एक्सपायरी में हमने अच्छी खासी बढ़त कच्चे तेल में आते हुए देखी है? देखिए, डेफिनेटली हमने देखा कि WTI $10 का लो लगा के एक शानदार रैली हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स में देखी है। $30 के ऊपर भी अभी हम सस्टेन कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। एंड जिस तरह से अभी लॉकडाउन पूरे दुनिया में कम हो रहे हैं एंड इकोनॉमी इज कमिंग बैक टू शेप, तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर सप्लाई में थोड़ी कमी आएगी एंड प्रोडक्शन कट्स का इफेक्ट दिखेगा, तो WTI में जिस तरह का बाइंग मोमेंटम बना है अभी, तो मुझे लगता है कि एक ओवर स्ट्रेच्ड है मार्केट अभी फ्रॉम लोअर लेवल्स। $33-35 ये हायर साइड में एक्सपेक्ट करता हूँ। 35 के ऊपर सस्टेन करना अभी फिलहाल लगता नहीं है, बट घरेलू मार्केट्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार 2500 2520 ये लेवल्स तक एक बार क्रूड ऑयल का प्राइसेस दिख सकता है। वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस आता हुआ दिख सकता है।
है, तो ये यहाँ पर मूव्स देखने को मिल सकती है कच्चे तेल पे, लेकिन आपकी स्क्रीन्स पे नीचे वो आईएमडी के फ्लैशेस पर जरूर नजर रखिए। आईएमडी के हिसाब से बुधवार दोपहर तक यहाँ पर अम्फान जो तूफान है इसकी लैंडफॉल देखने को मिल सकती है, और आईएमडी ने ये भी चेताया है कि काफी बड़ा डैमेज इस तूफान की वजह से हो सकता है। पिछले 20 साल में बे ऑफ बंगाल में ये सबसे बड़ा तूफान है, इसे सुपर साइक्लोन कहा जा रहा है। कल जब इसका लैंडफॉल होगा तो ये सुपर साइक्लोन से थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, लेकिन तब भी ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन के तौर पर होगा। अभी जो इसकी विंड्स हैं वो 250 से 280 किलोमीटर पर हैं, जब लैंडफॉल होगा तो 150-180 की मानी जा रही हैं, और तब भी ये बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं आईएमडी ने चेताया है कि इसका असर पेड़ों के गिरने पर हो सकता है, पुराने कच्चे मकान भी गिर सकते हैं, जो रोजाना की आपकी लाइफ है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो सकती है, और इसके अलावा जो टेलीफोन पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इनके भी गिरने का खतरा है। तो ऑफ कोर्स तूफान की वजह से वहां पर सभी को चेताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कल दोपहर से शाम के बीच में कभी भी ये लैंडफॉल देखने को मिल सकता है। अगले 24-48 घंटे काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं जब हम नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, फिर चाहे वो बे ऑफ बंगाल है या फिर ओडिशा है या वेस्ट बंगाल है, इन एरियाज में सबसे ज्यादा यहां पर डिस्ट्रप्शन होने की उम्मीद है। एनडीआरएफ ने कहा है कि ओडिशा में 15 स्पेशलिटी टीम्स भी वहां पर भेजी गई हैं। काफी सारी मीटिंग्स भी हाई लेवल पर इसकी वजह से की जा रही हैं। एक तरफ कोविड की चिंताएं और दूसरी तरफ यहां पर अब तूफान को लेकर चिंताएं हैं, और हाई अलर्ट यहां पर ओडिशा में एज ऑफ नाउ डिक्लेयर किया गया है। तो उस चीज पर एक बार यहां पर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ अब रुक करते हैं मंडी की खबरों पर। पेरिशेबल कमोडिटीज पर नजर डालेंगे, जहां पर आलू प्याज की कीमतों में दबाव देखने को मिला है। कमजोर मांग के कारण यूपी के फर्रुखाबाद में आलू के दाम गिरकर 1550 के स्तर पर पहुंचे हैं। वहीं प्याज के दाम में भी लगातार कमजोरी है। आगे आलू प्याज की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ कारोबारी उमेश अग्रवाल हैं। उमेश जी नमस्कार। पेरिशेबल कमोडिटीज आलू प्याज की अगर बात करें तो सरकार ने कहा है कि इन्हें डीरेगुलेट किया जाएगा एपीएमसी से, तो वो तो एक खबर है ही, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में यहाँ पर मांग कम के चलते हमने दोनों ही आलू प्याज में यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है भावों में। आपको क्या लगता है आगे जाकर किस तरह की मांग रह सकती है और किस तरह के भाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे? देखिए मनीषा जी, हमारा मुख्य काम है आलू का जी, हमारा प्याज का काम नहीं है। और आलू के बारे में मैं इतना कहूंगा, लास्ट ईयर से 30% स्टॉक स्टोरों में कम है। ओके। अभी ये लॉकडाउन के चलते आलू में डिमांड कम है और किसानों में घबराहट ज्यादा है लॉकडाउन को लेकर, जिसकी वजह से वो अपना माल तेजी से बेच रहे हैं कि शायद आने वाले भविष्य में उनका माल इस भाव भी नहीं बिकेगा। इसलिए ये पहली साल है जब मई के महीने में इतना तेजी से स्टोरों से आलू किसान निकाल रहे हैं। इसके चलते स्टॉक निरंतर कम होता जा रहा है और भविष्य में नवंबर तक दिसंबर तक आलू की जरूरत पड़ती है। ये जो इस वक्त स्टोरों में आने वाले टाइम में हम इसमें एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। जुलाई के बाद आलू में एक बहुत अच्छी तेजी देखने मिलेगी। जो अभी 1550 रुपए कुंटल का रेट है वो मेरे को उम्मीद है 3000 रुपए कुंटल तक पहुंच सकता है, जस्ट डबल हो सकता है, क्योंकि तब तक आलू का बहुत ज्यादा स्टॉक निकल चुकेगा किसान की घबराहट से। आप कह रहे हैं 3000 के भाव यहाँ पर राजी नहीं हो रहा। जी उमेश जी, आप कह रहे हैं कि 3000 के भाव यहाँ पर जुलाई अगस्त में ही देखने को मिल जाएंगे? अगस्त में मिलेगा देखने को, यदि पूरी तरह लॉकडाउन खुल गया और सभी इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट, सभी की डिमांड पूरी आ गई मार्केट में, तो 3000 रुपए कुंटल तक का मैं इसमें बिल्कुल कंफर्म हूँ देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी ये भाव गलत है। ये इस वजह से ये भाव है क्योंकि लॉकडाउन है और मैक्सिमम मार्केट बंद है। होटल इंडस्ट्री जिसमें आलू की खपत होती है या वेफर मार्केट है, सभी बंद है, उनमें काम नहीं हो रहा है। और इस वक्त किसान लॉकडाउन में दिमागी रूप से इतने दबाव में है कि वो इस आलू को बहुत तेजी से निकाल रहा है, बेचने पे लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे आगे जाकर, क्या फिर यहाँ पर लगता है मांग यहाँ पर बाजार में, जैसे आपने कहा एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा तो मांग यहाँ पर निकलेगी, ऐसे में स्पेशली जब आलू और प्याज दोनों ही एपीएमसी से डीरेगुलेट हो गए हैं, हम सोच रहे हैं कि कभी भी यहाँ पर वो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से रूल्स फॉर्म्स आता हुआ देखेंगे, तो फिर उसका कितना असर पड़ेगा ओवरऑल बाजार पर? एक स्पष्ट बात बताऊं, रेगुलेट और डी रेगुलेट से पेरिशेबल कमोडिटी आइटम पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
हम तो सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं जो मंडी समिति लगती है आलू प्याज पे और टमाटर पे, वो ऑन रोड ना लगे, सिर्फ मंडी में लगे मंडी समिति। मंडी के बाहर सड़कों पर जो गाड़ी वालों को परेशान किया जाता है मंडी समिति की तरफ से, वो डीरेगुलेट कर दिया जाए इतना, और ये सड़कों पे इन्हें परेशान ना किया जाए। और इसके अलावा इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप रेगुलेट करो, डीरेगुलेट करो, एक अनैतिक दबाव की वजह से है सरकार पे कि बिचौलिए मंडियों में लूट मचा रहे हैं, आप इसे पूरी तरह फ्री कर दो मंडी समिति से। लेकिन जो रेट बढ़ना है वो बढ़ना है, और जो घटना है वो घटना है। आप इस साल टमाटर का रेट ले लो, 6 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है, आप इसे पूरे इंडिया में डीरेगुलेट कर दो, फिर भी 5-6 रुपए किलो रहेगा। जी हाँ, आपकी बात सही है उमेश जी, क्योंकि ये वक्त बहुत डिफरेंट है, और जैसे आपने कहा कि जो यूजुअल राजनीतिक फैसले हैं, इनसे कुछ नहीं होने का। हाँ, हम ये चाहते हैं सरकार डीरेगुलेट और रेगुलेट में सिर्फ इतना कर दे कि मंडी समिति सिर्फ मंडियों में एप्लीकेबल होगी, मंडी के बाहर एप्लीकेबल नहीं होगी। पॉइंट टेकन, थैंक यू। रेगुलेट होता है। जी उमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। तो क्लियरली मेजर चीज तो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाव बहुत कमजोर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक किसान इसको बहुत जल्दी बेच देना चाहते हैं। वेयर हाउसेज में 30% कम इस वक्त यहाँ पर वेयर हाउस में स्टॉक्स है, और आगे जाके इसका असर प्राइसेस पे ऑन द पॉजिटिव साइड ही पड़ेगा। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को हमारे साथ कार्यक्रम में, देंगे उनके सवालों के जवाब। विवेक रस्तोगी जी लखनऊ से। विवेक जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी विवेक जी। जी मेरा सवाल है गोल्ड पर है जी। 44,780 पे मेरे गोल्ड 2 सेल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्रियांक विवेक जी ने यहाँ पर सोना बेचा है 44,780 के लेवल्स पर। उसके बाद हमने सोने में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है पिछले 2-3 दिनों में। क्या राय है विवेक जी के लिए? काफी लोअर लेवल शॉर्ट पोजीशन बनाई है, एंड क्लियरली जो ट्रेंड है गोल्ड का, अगर आप शॉर्ट टर्म ले लीजिए या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तीनों ही अपसाइड की तरफ ट्रेजेक्टरी में है। अभी हमने देखा है कि लास्ट 1-2 दिन में एक गिरावट हायर लेवल से आई है, मे बी अराउंड 46,000 45,500 ये रेंज तक अगर एक बार गोल्ड के प्राइसेस आते हैं ये प्रॉफिट टेकिंग में, तो एक बार शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। प्रियंका, आप नियर टर्म में एक रेंज क्या देखते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर बुलिशनेस काफी ज्यादा है क्योंकि आगे जाके बाजार को लगता है डॉलर वीक होगा, स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, और जिस तरह की कंसर्न्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अनसर्टनिटी है, उसका फायदा सोना उठाएगा। लेकिन एक रेंज क्या है? अगर यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली आती भी है जो हमने आज आते हुए देखी है, तो भी एक लोअर साइड हायर साइड अगले 1 से 3 महीने के लिए आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देखूं तो अराउंड 40 से लेके 49,000 ये हायर साइड रेंज रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स, और लोअर साइड में अभी हमने एक स्टीप रैली आते हुए देखा अराउंड 43-44,000 से 48,000 3,000 to 4,000 रुपीज का जो जंप हमने नियर टर्म में देखा है, तो ये कंसोलिडेट करेगा। तो लोअर साइड जो सपोर्ट्स अभी मार्केट्स में आ रहे हैं वो अराउंड 45,000 44,500 के आसपास के रहेंगे। यानी 44,546 के आसपास यहाँ पर प्राइसेस एक बार गिर सकते हैं। आप वहाँ पर खरीदारी करके चलें, शॉर्ट से फिलहाल यहाँ पर बचें। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, अमोल जी भीड़ से। अमोल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम मेरे पास कोकुड़ का जून का लॉट है। कितने में लिया है आपने? 1975। ओके दीपेन, क्या राय है आपकी? कोकुड पर आपने एक बाइंग कॉल भी आज दीपेन दी थी और इन्होंने खरीद के रखा है 1975 पर, क्या करें? जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर कोई प्रॉमिसिंग कमोडिटी अगले 3-4 महीनों के लिए लग रही है तो वो कोकुड है। प्रोवाइडेड के 2050 से 60 के ऊपर की क्लोजिंग एक बार मिल जाए तो आई थिंक यहाँ से इजीली हमें 10 to 12% की तेज़ी देखने मिल सकती है। तो बाइंग आइडियल लेवल्स पे किया है। स्टॉप लॉस 1900 के नीचे, मतलब 1890 के आसपास रख सकते हैं और अपनी पोजीशंस को अगले 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। अमोल जी, आपने अच्छे लेवल्स पे खरीदारी करी है और जैसे दीपेन कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीने के लिए भी यहाँ पर ये एक बेस्ट बाय है। ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशंस में। 3.5% की बढ़त आज यहाँ पर देखने में को मिली है और आगे जाके तेजी की उम्मीद है। एक SMS आया है हमारे पास अमित जी का औरंगाबाद से। ये कॉपर में कारोबार करते हैं। इन्होंने 2 लॉट्स खरीदे हैं प्रियांक 406 के लेवल्स पे। पिछले 2 दिन कॉपर के लिए भी काफी बेहतर रहे हैं। आज कुछ मुनाफा वसूली है लेकिन 406 रुपए पे खरीदारी है इनकी, क्या करें?
मेरी सलाह रहेगी कि जो बाई किए हैं तो एक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, और दूसरा का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अराउंड 398 का, और दूसरा लॉट वो 420 425 का रेंज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। प्रियांक, जब हम कॉपर की बात करते हैं तो काफी हद तक जो चाइना में रिकवरी आई है उसका फायदा है, क्योंकि यूके और यूएस से अभी तक भी बहुत खरीदारी यहां पर लौटी नहीं है। तो जहां तक मेटल्स की बात है, आप कहेंगे चाइना और एशिया में जो रिकवरी है उसका फायदा ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा? चाइना से जो सपोर्ट मिल रहा है डेफिनेटली वो एक अंडरलाइंग फैक्टर रहेगा कॉपर के प्राइस। प्लस जिस तरह वैक्सीनेशन की बात हो रही है कि वैक्सीन निकल के आ सकती है कोरोना वायरस के लिए, तो वो एक सेंटिमेंट प्ले करेगा। जिस तरह कल हमने देखा भी सारे इक्विटी मार्केट उसी की वजह से एक तेजी का रुख दिखा था, और बेस मेटल्स में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है। तो ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो मैं देख रहा हूँ कि कॉपर के प्राइसेस में 400 395 ये कभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में। तो वो जब तक इंटैक्ट है प्राइसेस कंसोलिडेट करके एक हायर मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहिए टुवर्ड्स 420 425 रेंजेस। चलिए, यानी कि एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर कॉपर में, और भाव थोड़े से बेहतर रहने की उम्मीद है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, कांतिलाल जी बीकानेर से। कांतिलाल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? कांतिलाल जी का कॉल यहाँ पर कटा है, लेकिन उन्होंने हमें एक मैसेज भी भेजा है। वो कहते हैं कि उन्होंने सीपीओ में ये पोजीशन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। दीपेन, क्या कहेंगे आप, सीपीओ में आगे जाके कैसा रुझान रह सकता है? कारोबारी हैं कांतिलाल जी, खरीदना चाहते हैं। का पुल बैक हमें प्राइसेस में नीचे लोअर लेवल से देखने मिला है, लेकिन काफ़ी वोलेटिलिटी है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 590 के रेंजेस में अपनी पोजीशंस अगर बाई की तरफ ओपन करनी है तो करने की कोशिश करें। अभी 620 के प्राइसेस हैं, तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आने दें। और एक ही सीपीओ के लिए खास करके ध्यान ये रखनी है कि मलेशिया की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट आएगी उस पर काफ़ी दारोमदार रहेगा। तो अगर ये वोलेटिलिटी को वो अपनी स्ट्राइड में रख सकते हैं तो ही सीपीओ में ट्रेडिंग करेंगे। चलिए, यानी कि वॉल्टिलिटी आपको यहाँ पर देखनी होगी, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट हमने यहाँ पर भावों में ज़रूर बनते हुए देखा है। एक और एसएमएस का रुख करेंगे। अमित यादव जी नोएडा से हमें लिखते हैं कि नेचुरल गैस के 5 लॉट इन्होंने खरीदे हैं प्रियांक 139 के लेवल्स पे। अब इन करंट लेवल्स पे इन्हें क्या करना चाहिए अपनी पोजीशंस के साथ? देखिए, अभी 136 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। मेरे हिसाब से जो लोअर लेवल्स हमने एक बाउंस बैक देखा है 130 के आसपास से, तो वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं 130 के नीचे का। एंड 145 146 ये लेवल्स अगर आते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास जाने से पहले आपके जो फ्लैशेस आ रहे हैं स्क्रीन पर उनको यहाँ पर ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस के यहाँ पर नंबर्स आए हैं, और जो अनुमान था उनके प्रॉफिट्स का या क्वार्टरली नंबर्स का, वहाँ से थोड़ी सी कमी हमने आते हुए देखी है। ग्रॉस एनपीएस फ्लैट है 1.6% के आसपास, लेकिन जो नंबर्स हैं, प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो 948 करोड़ का है, जबकि 1305 करोड़ की वहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी। क्लियरली इस क्वार्टर में नंबर्स हल्के से थोड़े कमजोरी आने की उम्मीद है ज़्यादातर कंपनीज के, और बजाज फाइनेंस के तो काफ़ी सारी यहाँ पर खबरें भी चल रही थी। वहाँ पर 31 मार्च तक ग्रॉस जो एनपीए है, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर 1.6% है। नेट एनपीए 0.65% उन्होंने यहाँ पर दर्ज किया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ये एनआईआई की बात करें तो 4,684 करोड़ का है। अनुमान यहाँ पर अगेन 3,900 करोड़ का था। तो वो जो नंबर्स हैं वहाँ पर भी हमने हल्की सी यहाँ पर गिरावट ही आते हुए देखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो एनपीएज हैं वो भी आपके सामने हैं। जैसे कि बताया मैंने कि ग्रॉस एनपीएज यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 1.65% के फ्लैट हैं। स्टॉक प्राइस आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहिए कि आज बाजार बंद होने से पहले किस तरह के मूव्स हमने वहां पर आते हुए देखे थे रिजल्ट आने से पहले। एज ऑफ नाउ जैसे मैंने आपको बताया, मुनाफे में वहां पर ऑफकोर्स हमने हल्की सी कमजोरी आते हुए बाजार में देखी है। 3,500 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हमने 1,000 करोड़ से भी कम की प्रॉफिट्स वहां पर आती हुई देखी है। प्रोविजनिंग यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक आपके सामने है, करीबन 1.25% की तेजी के साथ आज यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। काफी चॉपी मूव्स वहां पर बजाज फाइनेंस पे।
कमोडिटीज पर लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर और अगला सवाल लेंगे। आकाश पटेल जी ने हमें एसएमएस भेजा है अहमदाबाद से, कैस्टर सीड खरीदना चाहते हैं ये। दीपेन, ये भी एक कारोबारी हैं, बाइंग पोजीशंस यहाँ पर बनाना चाहते हैं और कैस्टर में बहुत ज्यादा बिकवाली के बाद जो पिछले साल हमने आते हुए देखी थी, थोड़े से बाइंग ट्रेंड्स अब निकलते हुए आए हैं। इन लेवल्स पर क्या पोजीशंस बनाना सही रहेगा? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले मार्केट काफ़ी शैलो है, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम काफ़ी कम है और प्राइस में कहीं पे भी 3600 के लिए आसपास स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन वो जो पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक थोड़ा और वेट करना चाहिए। जब तक हमें थोड़ी पॉजिटिविटी ना दिखे, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट एक्सपेंशन ना दिखे, तब तक कैस्टर में बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि काफ़ी और ट्रेंडिंग कमोडिटीज अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दिया जाए, वो बेटर हो सकता है। चलिए आकाश जी, यानी कि ये राय है आपकी दीपेन जी के लिए कि कैस्टर में फिलहाल यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बाजार में नहीं है, ट्रेंड्स क्लियर नहीं है, तो आपको कोई और कमोडिटी पर फिलहाल यहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन इसी के साथ दीपेन जी और प्रियांक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।